आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला, राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में उपवर्गीकरण का है अधिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा, प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहायक होगा बजट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका की खारिज, कहा सिविल सूट सुनवाई योग्य। और माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में पुलिस को मिली क्लीन चिट। और अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कल बहुमत से फैसला दिया कि राज्य विधानमंडल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के एवी चिन्नैया के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें सबकी एक समान स्थिति हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसका उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 किसी राज्य को एक जाति का उपवर्गीकरण करने से नहीं रोकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और अपनी ज़्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये 2015-16 के बजट के आकार से 2 गुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदेश के बजट का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते फरवरी माह में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए पारित मूल बजट की 44% धनराशि जारी हो चुकी है और 20% खर्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें। और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी ये तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उत्तर प्रदेश का बजट उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इससे पहले सदन में सपा सदस्यों ने गोरखपुर में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयार चबूतरे को ध्वस्त करने और किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा उठाया। दोनों मामलों में जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य वेल में आ गए। उधर विधान परिषद में पेपर लीक और पुरानी पेंशन का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक एक उद्योग बन गया है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ निष्पक्ष रूप से नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन का मामला उठाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 को प्रवर समिति को सौंप दिया गया। समिति 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने कल लखनऊ में आम बजट पर चर्चा और स्किल इंडिया मिशन के प्रशिक्षुओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास से संबंधित कोई भी मदद चाहेगा तो मंत्रालय उसे तत्काल स्वीकृति देगा। श्री चौधरी ने कहा कि देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। समन्वय बनाकर ग्रास रूट तक क्रियान्वयन कर उन चीजों को, उन प्रयासों को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। इसमें जन भागीदारी और लोगों को जागरूक करना यही सबसे बड़ी चुनौती है और इसलिए जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, हमने टीम में बैठक करके हमने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा हम सीधा संवाद करेंगे। जो अभी बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखे हैं कौशल विकास के, उसमें एक बार फिर राज्यों की बड़ी भूमिका होनी है और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप मॉडल में कई राज्यों में अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। मैं भी प्रोत्साहित करूंगा कि यूपी में भी इस काम को आगे हम तीव्र गति से बढ़ाएं, कुछ जगह पायलट करें, प्रयोग करें, उनसे सीख लें और फिर उसको सेल तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में प्रदेश के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अतुल कुमार तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए उस दलील को अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि वाद वर्शिप एक्ट अन्य प्रावधानों से बाधित है, साथ ही सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने माना कि सिविल सूट सुनवाई योग्य है। इस मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए 12 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई का समय दिया है। हाईकोर्ट अब सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोंसले की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था। आयोग की रिपोर्ट कल वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अप्रैल 2023 को मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पुलिस अधिकारियों के इशारे पर नहीं हुई थी। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और न ही अभिरक्षा में लापरवाही बरती गई। रिपोर्ट के अनुसार घटना अचानक 9 सेकेंड में हो गई थी। इतने कम समय में वहां पुलिसकर्मियों के पास कुछ करने का मौका नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुष्प वर्षा कर कल कांवड़ियों का स्वागत किया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा सहित अन्य जनपदों में भी कांवड़ियों का जगह जगह स्वागत हुआ। मुजफ्फरनगर में गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ दिख रही है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जिला इस समय शिव की भक्ति में लीन है। मुजफ्फरनगर के मार्ग बम बम के जयघोष से गुंजायमान है। हजारों लोग यहाँ कांवड़ शिविरों के माध्यम से भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा से सभी शिवभक्त श्रद्धालु अभिभूत दिखाई दिए। यहाँ पर इस समय श्रद्धा, भक्ति, सेवा का अटूट संगम देखने को मिल रहा है। रणवीर सैनी, आकाशवाणी समाचार, मुजफ्फरनगर। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग प्रतियोगिता में कल भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वप्निल कुसाले को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि ये ऐतिहासिक विजय उनके अथक परिश्रम और असाधारण खेल कौशल का प्रतिफल है। ये जीत देश के असंख्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला, राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में उपवर्गीकरण का है अधिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा, प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहायक होगा बजट।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका की खारिज, कहा सिविल सूट सुनवाई योग्य और माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में पुलिस को मिली क्लीन चिट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।